कि 100 किलोमीटर के मेरे रेडियस में कोई डॉक्टर नहीं था, एमबीबीएस डॉक्टर नहीं थे। जैसे किसी ने गांव में कह दिया कि गिलहरी की सर में एक चवन्नी होती है, तो हम पेड़ पे चढ़े, गिलहरी को मारा, घर में पिताजी का शेविंग ब्लेड चुराया, उससे उसका सर काट के देखा कि चवन्नी नहीं मिली। फिर गांव में छोटे बच्चों को मृत्यु के बाद दबा दिया जाता था। तो एक दिन हम 4-5 बच्चे इकट्ठे होकर नदी किनारे गए और वहाँ जाकर उस बच्चे को खुदाई की और देखा क्या है क्या नहीं है। चिकित्सक के नाते जो एक प्यार, जो एक सम्मान और जो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन। मोदी जी ने मुसलमानों के लिए जो काम किया है वो शायद पिछले 60 साल में किसी सरकार ने नहीं किया, क्योंकि उन लोगों ने तुष्टीकरण किया। कोई देवीय शक्ति है, कोई गॉड गिफ्ट है। अफवाहों का दौर था, लोगों ने पार कर लिया। अब लोगों को पता चला क्या हुआ, कौन सा संविधान बदल गया जब मोदी जी ने कहा है कि मेरे जीते जी आरक्षण को कोई बदल नहीं सकता। बदलने की सोच ही नहीं है, बस हमारे सोशल मीडिया का दुरुपयोग। इसको लोगों ने कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, अगर मोदी आ गए, योगी आ गए तो मुसलमान तो यहाँ से, अब किसी से कोई पूछे कि कौन सा मुसलमान यहाँ से देश छोड़कर चला गया, किस मुसलमानों में नरसंहार हुआ, क्या हुआ भाई? कुछ नहीं हुआ। लोगों को तो उनका तो व्यवसाय है ये। अगर वो जाति की व्यवस्था को, धर्म की व्यवस्था को ना लेके चलते, उनके पास कुछ और कहने को ही नहीं। सर, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी का और अखिलेश यादव का साथ आना क्या बीजेपी के लिए चुनौती है आगे भी? जिस गठबंधन की कोई नीयत साफ ना हो, जिस गठबंधन का कोई मंजिल ना हो, क्या मंजिल है? प्रधानमंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना। ममता जी भाग जाती हैं, कभी केजरीवाल कुछ कह जाते हैं, तो ये तो आधा अधूरा है। बंगाल में है नहीं, पंजाब में नहीं है, दिल्ली में है। किस तरह का इंडिया अलायंस बनता है, मौका परस्तों का गठबंधन है। ऐसा एलओपी जो राहुल गांधी का व्यवहार रहा है, उसको आप किस तरह से आंकते हैं? क्योंकि इस तरह का कभी भी व्यवहार किसी भी एलओपी की तरफ से देखा नहीं गया। जब वो जाकर प्रधानमंत्री जी के गले पड़े थे, प्रधानमंत्री जी ने कहा भैया गले में लो, लेकिन गले पड़ो गले तो पड़ो मत। मत। कहाँ शिव जी को ले लिया, कहाँ कौन सी व्यवस्था उठा ली, कोई सिर पैर नहीं था। जो पीछे खड़े हुए लोग ताली बजाते हैं ना, वो भी समझते हैं कि हंसी की बात कर रहे हैं। नमस्कार व्यूवर्स, दर्शना शो में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश शर्मा, बीजेपी के सांसद, 3 बार लगातार नोएडा, जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं गौतम बुद्ध नगर, उससे जीते हैं। बीजेपी में सांसद हैं, बचपन से आरएसएस से जुड़ाव रहा है और बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं सर। उनको अभी भी लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, आप जब हॉस्पिटल आएंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनसे सर मिलते रहते हैं, और कैलाश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के मालिक हैं। सर, इतने सारे मैंने आपके परिचय दिए, इसमें से आपके दिल के करीब सबसे ज़्यादा कौन सा है? देखिए, मुझे गर्व है कि मैं एक डॉक्टर हूँ जिस पेशे को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। मैं एक बहुत छोटे से राजस्थान के गांव से आता हूँ और वहाँ न जाने क्यों दादाजी ने कहा था, बेटा कलेक्टर बन जाइयो, डॉक्टर बन जाइयो, और नहीं मास्टर तो बन ही जाइए। तो मैंने सोचा इन तीनों में क्या सिमिली थी, क्यों उस वक्त दादाजी कहते थे। और अंत में उन्होंने कहा था कि 100 किलोमीटर के मेरे रेडियस में कोई डॉक्टर नहीं था, एमबीबीएस डॉक्टर नहीं थे। तो उनके मन में था कि मैं एक चिकित्सक बनूं। कुछ घटनाएं उन्होंने मेरी जीवन में ऐसी देखी, जैसे किसी ने गांव में कह दिया कि गिलहरी की सर में एक चवन्नी होती है, तो हम पेड़ पे चढ़े, गिलहरी को मारा, घर में पिताजी का शेविंग ब्लेड चुराया, उससे उसका सर काट के देखा कि चवन्नी नहीं मिली। मतलब पहले से ही डायसेक्शन कर रहे थे आप? डायसेक्शन की आदत। फिर गांव में छोटे बच्चों को मृत्यु के बाद दबा दिया जाता था। तो एक दिन हम 4-5 बच्चे इकट्ठे होकर नदी किनारे गए और वहाँ जाकर उस बच्चे को खुदाई की और देखा क्या है क्या नहीं है। एक इंक्विजिटिव बच्चे का जैसे एक नेचर होता है। घर आए तो दादी से पिटाई भी हुई, उन्होंने गंगा जल डाल के शुद्धिकरण भी किया। तो ये सब चीज़ें, और फिर एक चिकित्सक के नाते जो एक प्यार, जो एक सम्मान और जो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन। सबसे बड़ी बात थी ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन। हम दुनिया में कुछ भी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, गाते हैं यहाँ की खुशी के लिए। वो खुशी मुझे अपने इस पेशे में मिली। किसी को आप 100 रुपये दे दें, हो सकता है आप उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ना ला पाएँ। हो सकता है आपकी 10 रुपये की दवाई उसे इस लायक बना दे कि पूरे घर परिवार का वो
जीवन साधन पालन कर पाए। कर सके, जीवन पालन कर पाए। तो इस पेशे ने मैंने अपने इस लगभग 40-42 वर्ष के जीवन में 1 नवंबर 1982 को मैं यहाँ नोएडा में आया था। इसमें से 25 साल यानी 42 साल में से 25 साल मैंने अपने चिकित्सा पेशे का निर्वहन किया और आनंद प्राप्त किया। इसलिए मुझे इस पेशे से दिल से लगाव है। धन्यवाद है वो सभी लोग, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे परिवार के लोग, जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी एक डॉक्टर बनने की और जिन्होंने सहयोग दिया मुझे यहाँ तक पहुँचने में चिकित्सा पेशे। सर, आपने बात की डॉक्टर्स की, अभी जो कोलकाता में हो रहा है, एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ है एक हॉस्पिटल के अंदर, उसके बाद वहाँ की सरकार का जो व्यवहार रहा है, जो हादसा घटनाएं कहीं पे भी हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद एक सरकार की जो जिम्मेदारी होती है, पुलिस की जो जिम्मेदारी होती है, उन जिम्मेदारियों को नहीं निभाया गया और ऐसा लगा जैसे किसी को बचाया जा रहा, किसी को छुपाया जा रहा है। एक जघन्य जो अपराध हुआ है उसको छुपाना कितना बड़ा पाप है, और एक डॉक्टर के साथ जब ऐसा व्यवहार होता है तो दूसरा डॉक्टर किस तरह से सोचता है? ऐसी मानसिकता वाले लोग, दूषित मानसिकता वाले लोग दुनिया में रहे हैं। एक घटना को अंजाम दिया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से छुपाया गया घटनाओं को, पारदर्शिता से दूर रखा गया, न्याय की प्रक्रिया में बाधा डाली गई, वह चिंताजनक है, निंदनीय है, घृणित है। मैं खुद चिकित्सक हूँ, बेटी का बाप भी हूँ, बिल्कुल। तो इस दर्द को समझ सकता हूँ। ऐसी घटनाएं मैंने बहुत ज़िंदगी में देखी हैं। उस बच्ची के लिए अगर वो जिंदा रह जाती है तो एक ट्रॉमा ज़िंदगी भर का रहता है। मृत्यु हो जाती है तो सिर्फ उसकी मृत्यु नहीं होती, लाखों और बच्चों की मानसिकता की मृत्यु हो जाती है। बच्चियाँ आती हैं, एक बच्ची कमरे में एडमिट थी, हम उसके कमरे में जाते थे, वो मिलती थी। उसका पिता जाता था तो कांपने लगती थी। तो हमने कहा क्या हुआ, तुम पिता से क्यों डरती हो इतना? बोलो मेरी एक सहेली के पिता ने कुछ अपनी बेटी के साथ ऐसा किया था। बच्चों के मन में इंप्रेशन वो हो जाता है। वो साइकी उसके दिमाग में रहकर, और उस जैसी ना जाने कितनी बच्चियां, कितनी बेटियां जो चिकित्सा पेशे से अपने सेवा भाव को, अपनी ज़िंदगी का जीवन जीना चाहती थी, उससे वंचित रह गईं या उससे दूर होने की कोशिश हुई। उनके मन में एक भाव आया कि क्या चिकित्सा पेशा और बेटी रहना। हमारे भारत देश में ख़ास तौर पर बेटियों पर गीत लिखे गए हैं, बेटी विदाई के गीत लिखे गए हैं। अब के बरस मुझे बेटी ही की जो विदाई के गीत अगर कहीं भी हम सुन लेते हैं तो आँख गीली हुए बगैर वंचित नहीं होते। तो ऐसे लाखों करोड़ों परिवारों, और आप देखिए ये कोई संगठित लोग नहीं थे, जो राजनीतिक लोग, हम जो लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ये वो लोग थे जो जिनकी भावना, डर तो माँ बाप के मन में भी आया ना कि बच्चा अगर मेरा वर्क प्लेस में सेफ नहीं है, घर के अलावा दूसरा हम कॉलेज, स्कूल, वर्क प्लेस होता है जिसमें हम मान के चलते हैं कि हमारा बच्चा सेफ है। वो नाइट ड्यूटी भी करते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, मीडिया में भी ऐसा होता है कि हर शिफ्ट होती है, लेकिन अगर वहाँ पे हमारा बच्चा नहीं सेफ है, इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। तो मेरे घर की भी बेटी है, वो भी जाती है, वो भी इस समय उसका लास्ट ईयर है, वो लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो हम लोग इंटर्नशिप कर रही। इस घटना के बाद मेरे मन में डर आ गया, उसको लेके पूछते रहते हैं कि क्या चल रहा है, उसको 50 इंस्ट्रक्शन देते हैं। सबसे बड़ी बात ये जो चिंता हो गई ना आने वाले समय के लिए और उस वक्त के लिए, ये आसानी से नहीं निकलने वाली है। लोग डरेंगे भी, बेटियों को रोकेंगे भी, उनसे सवाल भी पूछेंगे। कई बार बेटी के साथ घटना हो गई, रात को 12 बजे बेटी वहाँ थी, लेकिन एक अस्पताल में ड्यूटी पर 36 घंटे की वो ड्यूटी कर रही थी। हम सब करते हैं चिकित्सा पेशे में, ये सामान्य है, ये सामान्य है, रात रात को ड्यूटियाँ करना, ये सामान्य है। लेकिन उसके साथ जो घटना हुई वो जनता का विषय है, और मैं समझता हूँ कि ऐसी घटना फिर ना हो। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कुछ ऐसे प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए, सरकारी स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी, और आप मीडिया के लोगों के माध्यम से भी ऐसी चीज़ें रुकनी चाहिए। सर, आपको लगता है कि बंगाल में जिस तरह के हालात हैं, ऐसा लगता है जैसे सिस्टम फेल है? संदेश खाली की बात हो या 2021 के जो विधानसभा के बंगाल के चुनाव हुए, मैं 4 महीने रही थी बंगाल में, घूमी थी, और उसके बाद मैंने देखा था वहाँ पे किस तरह की हिंसा होती है, और चुनाव बाद हिंसा। शायद
पहली बार भारत में ऐसा देखा गया कि जो पार्टी जीती वही पार्टी हिंसा कर रही। तो लगता है स्थितियां बहुत खराब है और राष्ट्रपति शासन की तरफ इस राज्य को जाना चाहिए। क्या लगता है जैसे पश्चिम बंगाल में जाके भारत का संविधान खत्म हो जाता है, मानते ही नहीं वहाँ पे सरकार। देखिए, पश्चिम बंगाल ख़ास तौर पर इस क्षेत्र ने हमारी देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, बंदोपाध्याय जैसे लोग जिन्होंने राष्ट्रगीत लिखे, उनकी ये जन्मभूमि कर्मभूमि रही है। मैं संस्कृति और पर्यटन मंत्री के नाते मेरा वहाँ जाना बहुत बार हुआ। और जो आपने ये बात कही है कि जब मैं राजनीतिक चुनाव प्रचार के लिए भी वहाँ गया, तो एक परिवार जिसमें हम चुनाव प्रचार के लिए गए उसने हमें भोजन पे भी बुलाया, तो उसने सामने वाले दरवाजे से हमें नहीं बुलाया। तो हमने कहा तुम्हारे घर का दरवाज़ा कौन सा? पीछे के छोटे से सीढ़ियों से लेकर दरवाजे से लेकर गया। तो हमने कहा ये कहाँ ले जा रहे हो तुम्हारे घर का, जब इतनी बड़ी परिवार है तुम्हारा, हाँ। मारवाड़ी परिवार था वो, तो तुम्हारे घर का दरवाज़ा ये तो नहीं हो सकता, कोई और होगा। बोले साहब आज आप तो चुनाव प्रचार में आए हो, हार होगी या जीत होगी, बिल्कुल उसके बाद हमें व्यापार यहाँ करना है। ये सेंटेंस आज भी मेरे दिल में, मेरे दिमाग में चिंता करता है कि एक अच्छा खासा मारवाड़ी परिवार जो वोट भी उसने मोदी जी को दिया, बीजेपी को दिया, लेकिन डर कर, और इस डर कर कि जो सरकार पार्टी जीतेगी या नहीं जीतेगी वो दहशत। हाँ। तो फिर कौन सा लोकतंत्र की बात कर रहे हैं हम? तो वेस्ट बंगाल में राजनीति स्थिति ठीक नहीं है, बदलाव की ज़रूरत है। वो बदलाव क्या हो, विशेषज्ञ लोग इस पर तय करें, और वो बदलाव शीघ्र होना चाहिए, वरना आने वाला समय वेस्ट बंगाल के लिए भी ठीक नहीं होगा। वहाँ विकास की सारी रोशनी जो पूरे देश में दिखाई दे रही, वहाँ नहीं, भ्रष्टाचार इतना है वहाँ पे, करप्शन, वहाँ तो लाइसेंस दे रखा है। हाँ। वहाँ का पार्षद उसको लाइसेंस है, कहा आप अपने इतने हिस्से, और वहाँ भी मुझे पता चला, मैं वहाँ क्योंकि चुनाव में भी रहा और मंत्री के रूप में भी रहा, तो पार्षद का एरिया बटा हुआ है कि आप इतने एरिया में बेईमानी कर सकते हो, जेब काट सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। अगला एरिया दूसरे का है, उनमें भी युद्ध होता है कि तू मेरे एरिया में आके क्यों बेईमानी कर गया। तो ऐसी व्यवस्थाओं के साथ तो देश नहीं चल सकता ना। तो उस प्रदेश को एक बहुत बड़े इलाज की ज़रूरत है। वो इलाज क्या होगा? राष्ट्रपति शासन होगा या कुछ और होगा, इसकी ज़रूरत है। सर, आपसे ये सवाल पूछना बहुत लाजमी है। नीट का जितना विवाद पीछे हुआ, जो चीज़ें हुई, बच्चों को लेके कहा गया कि बच्चों के भविष्य की बात है, जाहिर सी बात है लाखों लाख बच्चे ये इम्तहान देते हैं, उसके बाद इस एग्ज़ाम को रद्द नहीं किया गया। धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी कहा कि हाँ कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ खामियां हुई हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए। एज अ डॉक्टर, एज अ सांसद, एज अ पॉलिटिशियन, आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या कदम और उठाए जाने चाहिए ताकि जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको कम से कम बाद में मन में दुविधा ना हो कि एग्ज़ाम ये जेन्यून था कि नहीं था, क्लीन था कि नहीं था, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं गड़बड़ हुआ हो? देखिए, हम लोग भी नीट के एग्ज़ाम के थ्रू आए हैं, MBBS के एग्ज़ाम। मेरी बेटी भी डॉक्टर है, मेरा बेटा भी डॉक्टर है, मेरी बहू भी डॉक्टर है और मेरा दामाद भी डॉक्टर है। तो इतने सारे लोगों के नीट एग्ज़ाम के बाद हमारे अभी एक साइकोलॉजिकल सर्वे हुआ था कि कितने बच्चे MBBS की पढ़ाई के दौरान स्ट्रेस में रहते हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंजीनियरिंग और उसका कारण बताया उन्होंने। पूरे 1.5 साल का एग्ज़ाम एक बार में होता है, क्वेश्चंस होते हैं, 500 पेज की किताब होती है, 1000 पेज की किताब होती है। अब अगर उस एग्ज़ाम में एंट्री के बाद अगर प्रश्न चिन्ह लग जाए कि ना जाने मेरा बच्चा शायद सेलेक्ट हो ही जाता। देखिए, शुरू में मुझे भी लगा, लेकिन हमें दोनों तरफ देखना पड़ेगा। एक तरफ उन बच्चों का सवाल था जहाँ कुछ हिस्सों में, बिहार के कुछ हिस्सों में वहाँ ये पाई गई, गड़बड़ी पाई गई, लेकिन एक तरफ उन बच्चों को भी देखना पड़ेगा जो करोड़ों लाखों बच्चों में से जिन्होंने तैयारी की कर अब उनका इम्तिहान दोबारा हो। ये बहुत छोटी चीज़ थी कि आदेश हो जाता कि इम्तिहान दोबारा हो जाता। एक व्यवस्था, एक उन बच्चों का भी ध्यान रखते हुए तो इसकी बारीकी से जांच की गई और पाया गया कि ये एक छोटे से हिस्से में ये कैंसर की बीमारी थी। तो वो सवाल ये कि मेरी उंगली में कैंसर हुआ और उसने कहा नहीं, पूरा गला काट दो। तो उस व्यवस्था के तहत सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ इस व्यवस्था को दिया,
कोर्ट ने आदेश दिया, और कोर्ट के आदेश, सरकार के आदेश और जांच एजेंसियों के आदेश के बाद ये तय हुआ कि अब हमें इतना फैसला करना चाहिए, इतने हिस्से का रोक देना चाहिए। जिन बच्चों के ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनको दूसरा मौका दिया। उनमें से अगर किसी के दिल में चोर था तो एग्ज़ाम देने ही नहीं आए, या आए तो उनका रिज़ल्ट कंपाइल किया गया। तो इसलिए ये एक पैलिएटिव सर्जरी भी कहते हैं इसको हम लोग। सर अभी नीट के एग्ज़ाम जब उस समय सब चीज़ें चल रही थी, तो ये एग्ज़ाम वाली एक बात है कि री एग्जामिनेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इन सब पर बातचीत चलती रही। लेकिन दूसरी तरफ एक मन में सवाल आ रहा है कि जो स्थिति है, अब इंटरनेट का ज़माना है, सबके हाथ में मोबाइल है, तो किसी भी चीज़ को रोक पाना कि वो कहीं से लीक ना हो बहुत मुश्किल है। लेकिन दूसरा सवाल ये उठता है, जिस देश में हम चुनाव करा सकते हैं इतने बड़े लेवल पे, वहाँ क्या हम एग्ज़ाम्स नहीं करा सकते? क्योंकि एग्ज़ाम्स को लेकर यूपी पे भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए। अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती भी सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल की। उसके पहले जो, ये अलग मामला, लेकिन उसके पहले भी जो हुआ पुलिस वालों की भर्ती थी, उसमें भी पेपर लीक की बात हुई। तो ये व्यवस्था क्यों हम ठीक नहीं कर सकते? क्योंकि युवा हैं, वो चाहते हैं कि वो जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो ईमानदारी से हो, वो मेहनत करके जो पढ़ के कर रहे हैं, उनके मन में फिर एक व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा होता है। आपने बिल्कुल सही बात कही है कि ये चिंता आने वाली पीढ़ियों तक के लिए है। ये व्यवस्था पहले बहुत खोखली थी, इल्ज़ाम लगते थे प्रदेश सरकारों पर, सरकार खुद मुख्यमंत्री के पद के लोग इन्वॉल्व होते थे कि साहब एक फ़लाँ जाति के लोग, फ़लाँ गांव के लोग, फ़लाँ लोगों की भर्ती कर दी गई पैसे लेके, यहाँ तक कि लोगों ने अपनी ज़मीन गिरवी रखी, बिल्कुल, वो तक भी नौकरी, रेलवे में नौकरियां मिली, रेलवे ज़मीन के बदले, वो तो मामला चल ही रहा है, नौकरियां लगी। इस व्यवस्था में परिवर्तन आया है बहुत कुछ। नकल आदेश से लेकर इस व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाली सरकार हमारी ही है। आप ध्यान रखोगे, नकल एक उद्योग था। हाँ, बिल्कुल। उस उद्योग से निकल कर आकर यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत कुछ हुआ है, लेकिन बहुत कुछ होना बाकी भी है। हाँ, ये हमारी सबके मन की इच्छा है कि आज के बाद किसी प्रश्न चिन्ह ना लगे किसी एग्जामिनेशन पर कि इसका पेपर लीक हुआ। इंसान है, लोग इतनी बड़ी व्यवस्था में होता है, होना ठीक नहीं है, नहीं होना चाहिए। इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेथड्स, कंप्यूटराइज्ड एग्ज़ाम्स, ये सब चीज़ें ऐसी होंगी जिनसे मुझे उम्मीद है आने वाले समय में बदलाव आएगा। जल्द, मतलब आएगा, उम्मीद है। देश बदल रहा है, अब बहुत सारी चीज़ें बदलाव आज हम बदलाव की तरफ हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ऑनलाइन हो गई हैं सर्विसेज, आपके रिजल्ट्स ऑनलाइन हो गए हैं। जहाँ मैनुअल होने की, पिलफ्रेज होने की गलतियाँ थी, चांस थे, रुक गए हैं। तो आगे और बेहतरी होगी इसमें। सर थोड़े राजनीतिक बातें करते हैं। 2024 का चुनाव बीजेपी उत्तर प्रदेश में 2019 से आधी सीट पे, 33 सीट पे सिमट के रहेगी। लेकिन डॉक्टर महेश शर्मा का जादू ऐसा कि 5.5 लाख से ज़्यादा मतों से जीते, अपने क्षेत्र के 60% वोट हासिल कर लेते हैं। ये कैसे सर चमत्कार होता है? जब बीजेपी के लिए पूरे प्रदेश में स्थितियां अच्छी नहीं हो, तो डॉक्टर महेश शर्मा इतने लोकप्रिय हैं कि उनके वोटों में कहीं कमी नहीं आती। देखिए, आपने शुरुआत मेरी डॉक्टरी पेशे से की थी जी। तो मैं उस डॉक्टरी पेशे के साथ, मैं डॉक्टर, पत्नी डॉक्टर, बेटी डॉक्टर, बेटा, और हम सब लोग इसी क्षेत्र में डॉक्टरी प्रैक्टिस करते हैं। एक कारण तो ये रहा। दूसरा कारण रहा, मैं अपने क्षेत्र की जनता के बीच में लगातार रहता हूँ। मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, वहीं पिछले 40 साल से रह रहा हूँ। मैं यही कह रही हूँ कि शायद आप कुछ उन सांसदों में होंगे जो अपने लोगों के बीच, अपने क्षेत्र में हर वक्त रहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे घर दिल्ली मिला हुआ, मुझे वहाँ से 20 मिनट लगते हैं आने में। अगर मुझे जरा सा 2 घंटे के लिए भी पार्लियामेंट एडजॉर्न होती है तो मैं वहाँ से यहाँ आ जाता हूँ, किसी का एक कार्यक्रम, किसी का एक प्रोग्राम अटेंड कर लेता हूँ। तीसरा ये था कि देखिए, हमारी पार्टी ने और ख़ास तौर पर हमारे नेता ने गुडविल का इतना बड़ा ख़जाना तैयार किया, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मुझे मिला। हम लोगों के बारे में ये था कि हमारी पार्टी, मोदी जी के नाम पे लोग उंगली छू लेंगे तो गंगा वैतरणी पार हो जाएगी। अब आप सवाल पूछेंगे कि 33 की तो क्यों पार हो गई, बाकी 33 की क्यों नहीं हुई? वह व्यक्तिगत कारण भी रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर आज भी प्रश्न चिन्ह नहीं है। उनकी कार्यशैली पर, उनकी कार्य क्षमता पर, उनकी काम करने के घंटों की बात पर। मैंने उनके साथ 4 मंत्रालयों में स्वतंत्र प्रभार मंत्री के रूप में काम किया है।
कि कोई देवीय शक्ति है उनमें, कोई गॉड गिफ्ट है। इस देश में जो गीता का मंत्र है ना, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब देश पर ऐसे संकट, ऐसी स्थितियाँ आई, कोई ना कोई महापुरुष आया और उसने व्यवस्थाओं में बदलाव लाए। बहुत छोटी सी चीज़ से जिस दिन उन्होंने शुरुआत की कि साहब टॉयलेट बनना चाहिए, और मुझे भी हंसी आई थी कि क्या है ये, मुझे उद्घाटन के लिए बोला आप टॉयलेट का उद्घाटन करो, तो मुझे हंसी आई। मैंने कहा यार तुम क्या ले जा रहे हो, टॉयलेट का उद्घाटन करने मुझे ले जा रहे हो। फिर इसके पीछे सोचा मैंने, कितना बड़ा बदलाव, बड़ी सोच थी। मैं गांव में जाता था, 8 किलोमीटर दूर मेरा स्कूल था, रिश्ते में मेरी बुआएं लगती थी, हम दोनों उस स्कूल में साथ जाते थे, और उस गांव में टॉयलेट नहीं था। वो बेचारी सवेरे 7-6 बजे मेरे साथ चलती थी, और दोपहर में 1:30-2 बजे स्कूल आने के बाद ही टॉयलेट जाती थी। कहीं था ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं थी टॉयलेट की। तो आज उन चीज़ों को सोच प्रधानमंत्री ने करी। सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाना है, आदमी साइकिल पे चलता था 30 किलोमीटर दूर, ढूंढ के कि किसी से अटेस्ट करने के लिए कोई मिल जाए। अटेस्ट, और विधायक जी नहीं है जी, कहाँ गए, लखनऊ गए हैं साहब, कल आइएगा। कल वो फिर 30 किलोमीटर दूर साइकिल पे आता था। आज विधायक जी बीमार हैं साहब, आज विधायक जी के घर में कोई हादसा हो गया है साहब, और बेचारा सर्टिफिकेट अटेस्ट नहीं होता था उन्हें। तो उन्होंने कहा विधायक जब सर्टिफिकेट अटेस्ट कर सकता है, तो मैं उस व्यक्ति जो सेल्फ अटेस्ट करेगा उसकी क्षमता पर क्यों प्रश्न चिन्ह। उससे उसका एक आत्मभाव बढ़ा कि बैंक का खाता खुलवाने के लिए गरीब आदमी पांव पकड़ता था, कोई बैंक का खाता अटेस्ट नहीं करता था। देश के 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने, जिसकी जेब में चवन्नी ना और बैंक का खाता खुल जाए, उसका आत्मसम्मान कितना बढ़ गया कि मेरा भी बैंक खाता है, मैं अपना सर्टिफिकेट खुद अटेस्ट करता हूँ किसी विधायक के सामने। 1200 से ज़्यादा रिडंडेंट कानून जो कानून व्यवस्था में या उन व्यवस्थाओं में बदलाव की अपेक्षा करते थे, अभी अभी हमने आईपीसी को बदलकर भारतीय न्याय संहिता, तो उन पुरानी व्यवस्थाएं ज़रूरत की थी। देखिए, सम्मान इनिशिएटिव लेने वाले का होता है, सम्मान फॉलोअर का नहीं होता। कुछ पद चिन्हों पर चलते हैं, कुछ पद चिन्ह बनाते हैं। मोदी जी पद चिन्ह बनाने वाले हैं। वह व्यवस्था पर हमें सलाम करना चाहिए कि आज हमारे पास एक ऐसा लीडर है जो सोच रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, जो सोच रहा है कि राम मंदिर की व्यवस्था को ठीक करना चाहिए, 500 सालों का कहीं ना कहीं विसंगति है, जो सोच रहा है कि धारा 370-35 पर बदलाव की ज़रूरत है, जो सोच रहा है कि 3 तलाक जैसी कोई व्यवस्था से हमें निजात पानी चाहिए। तो ऐसे नेता कहाँ से कहाँ आएंगे। मैंने एक अफसर से पूछा, मैंने कहा तुम ये बताओ, 30 साल से IAS अफसर हो, सचिव हो, तुम सबसे बड़े अफसर हो, सब कुछ कर सकते हो तुम, तो क्या तुमने बदलाव लिया इस मंत्रालय में, तुम काम कर रहे हो 3 साल से मेरे साथ, क्या बदलाव लाए तुम। बोले साहब आपने जो कहा वो मैंने किया, मैंने वो नियम पास किया, मैंने वो आपका वो फाइल साइन करी। मैंने कहा जो मैंने कहा वो तो करोगे, क्योंकि तुम मेरे अफसर हो, मैं मंत्री हूँ तुम्हारा। तुमने इनिशिएटिव क्या लिया, कोई नया काम क्या किया। तुमने कहा हो कि साहब ये मेज यहाँ से शीशे की बदल के हम लोहे की लाएंगे, इनिशिएटिव क्या लिया। वो इनिशिएटिव लेने की आदत प्रधानमंत्री जी में। और वो एक बात और कहते हैं, कोई काम छोटा मत करो, जो करो बड़े मन से करो, बड़ा करो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का करो। कोई भी चाहे, जब बात बनने की आती थी, जब ये भारत मंडपम और ये प्रधानमंत्री जो संग्रहालय बना है, इसकी नींव में, इसकी भूमि पूजा मैं और हरदीप पुरी जी कर आए थे, तो वो कहते थे इतना बड़ा होना चाहिए कि देश के नहीं विश्व के लोग देखने उसको आए। तो उस कल्पना से ही फिर हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी कुछ उतना नहीं करें तो उसका इतना तो करें। सर, आपने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया, अनुच्छेद 370 का जिक्र किया कि वो हटा, उसको हटने के बाद अब मतलब 10 साल बाद अब चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, डेट्स अनाउंस हो गई हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर में पिछली बार बीजेपी को 25 सीटें मिली, 23% वोट मिला। बीजेपी ने उसके बाद पीडीपी के साथ जाके सरकार बनाई, जो कि नहीं चल पाई फुल टर्म में। लेकिन अब 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला, और मोदी जी ने मुसलमानों के लिए जो काम किया है वो शायद पिछले 60 साल में किसी सरकार ने नहीं किया, क्योंकि उन लोगों ने तुष्टीकरण किया। 3 तलाक हटाना शायद कोई सोच नहीं सकता था, कोई कर नहीं सकता था। ये कानून अगर कोई बना सकता है तो लगता है मोदी जी बना सकते हैं।
जो भी सरकारी लाभार्थी योजनाएं रही हैं उनमें बिना भेदभाव के सबको एक सिरे से फायदा मिला है। पसमानदा मुसलमानों की बात की नरेंद्र मोदी जी ने, और यहाँ तक कि कहा उन्होंने कि आप लोग वोट एक्सपेक्ट मत करिए, आप लोग जाइए, बात करिए, उनको योजनाओं के बारे में बताइए, ये मत सोचिए कि आपको वोट मिलेगा। लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा तो क्या ये तय करेगा कि बीजेपी का जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के साथ क्या रिश्ता है? क्योंकि जम्मू रीजन में बीजेपी जीती, लेकिन कश्मीर में उसको एक भी सीट कभी नहीं मिलती है। क्या ये चुनाव तय करेगा कि मुसलमानों के साथ जम्मू कश्मीर के बीजेपी का क्या रिश्ता है? क्या उसमें जो बदलाव, जो उनकी जिंदगियों में परिवर्तन मोदी जी लाए हैं, क्या उनको लोगों ने स्वीकार किया और बीजेपी को स्वीकार किया है? देखिए, अभी मैं एक संसदीय दल का हिस्सा था। हम लोग पूरे जम्मू कश्मीर में गए, हॉस्पिटल, और एक 5 दिन का टूर था, सुरक्षा की गाड़ियों में, बख्तरबंद गाड़ियों में, और पहलगाम तक गए, कश्मीर में गए, मेडिकल कॉलेजों में गए, अन्य व्यवस्थाओं को देखा कि जो हमारी व्यवस्थाएं, भारत की लाभार्थी योजना, उनका कितना असर वहाँ तो हो रहा है, कितने लोग उनका फ़ायदा उठा रहे हैं और उनके मन के भाव क्या है। हम वहाँ के लोगों से मिले, अंदर से सभी ने स्वीकारा कि साहब जो बदलाव किया गया है। लेकिन सर वोट क्यों नहीं मिलता? ये बात सवाल है, ये दवाल हमें भी। स्ट्रैटेजिक वोटिंग हुई यूपी में, हार की बड़ी वजह ये रही, ये कहा गया कि जो बीजेपी को हराए सिर्फ उसको वोट दो, ना जाति देखो, ना धर्म देखो, ना अपना कैंडिडेट देखो, ना पार्टी देखो, कुछ मत देखो, वोट नहीं मिलता है। लेकिन देखिए, इसका कारण है कुछ तो अशिक्षा, कुछ हमारे सोशल मीडिया का दुरुपयोग। इसको लोगों ने कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, अगर मोदी आ गए, योगी आ गए तो मुसलमान तो यहाँ से, अब किसी से कोई पूछे कि कौन सा मुसलमान यहाँ से देश छोड़कर चला गया, किस मुसलमानों में नरसंहार हुआ, क्या हुआ भाई? कुछ नहीं हुआ। कितनी शांति है तब से? होगा भी नहीं, शांति है। लोग कहते हैं, मैं अहमदाबाद गया, वहाँ के मुसलमानों ने बोल साहब हम बड़े खुश हैं, हमारा फल का व्यापार में ना रोज़ दंगे होते थे, मार्केट बंद होती थी, हमारी दुकान नहीं चलती थी, हम बड़े खुश हैं। बिल्कुल एक मुस्लिम इलाके के अंदर हम लोग गए वहाँ पर। अब भी मैं कश्मीर में गया तो वहाँ के लोगों ने माना, लेकिन जो उनके आका, जो उनके उलेमा, जो इस चीज़ को अपनी वो मनाए बैठे हैं कि मोदी को नहीं आने देना है, वो मानसिकता वाले लोग, कुछ अशिक्षा है वहाँ पर, शिक्षित लोग नहीं बदले, कुछ अशिक्षा की वजह से मुस्लिम समुदाय में वो ये भ्रम पैदा करने में उन्हें कामयाब हो जाते हैं, और जिस कारण उसका नुकसान देश को भी हो रहा है, मुस्लिम समुदाय को भी हो रहा है, और मैं कहता हूँ व्यवस्था को भी हो रहा है। ये बदलाव आएगा धीरे धीरे, और लोगों को महसूस होने लगा है कि मोदी ने तो, हम भी सवाल यही पूछते थे कि जब मोदी ने राशन बांटा, जब मोदी ने गैस बांटी, जब मोदी ने फर्क नहीं किया, पूछा किसी से क्या? और बल्कि एक डाटा जो यूज हुआ, उस डाटा में ये आया कि ये सारी लाभार्थी योजना ज़्यादा फायदा मुस्लिमों को हुआ। तो अब उसके बाद भी अगर ये, तो मैं समझता हूँ आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो व्यवस्थाओं में बदलाव आएगा, कभी ना कभी तो ये हिंदू मुस्लिम की खाई या जातियों में जो समाज को बांटने के लिए कुछ लोगों को, तो उनका तो व्यवसाय है ये। अगर वो जाति की व्यवस्था को, धर्म की व्यवस्था को ना लेके चलते तो उनके पास कुछ और कहने को ही नहीं। वो कोई MY कार्ड बनाता है, कोई PDI बनाता है, तो उनके पास कुछ और है ही नहीं कहने को। हमारे पास कहने को बहुत कुछ है। तो इस व्यवस्था के तहत जो ये बदलाव की अपेक्षा है, समय के साथ मुस्लिमों की पीढ़ियों में बदलाव आ रहा है। आपको उम्मीद है कि समय के साथ बदलाव होगा? देखिए, आएगा पीढ़ी, जैसे जैसे नई पीढ़ियाँ आती हैं। मैं जब MBBS कर रहा था, मेरी पूरी 100 बच्चों की क्लास में एक मुसलमान बच्चा था। आज उसी कॉलेज का मैं एल्यूमिनस का मेंबर हूँ, आज 6 बच्चे हैं मुसलमानों के। आज वो डॉक्टर बनेगा ये। लेकिन ऐसी ताकतें, ऐसी शक्तियाँ जो पैसे का लालच देकर, अब आज एक कोई डॉक्टर परिषद जाहिर किया गया है। हाँ। कोई डॉक्टर हैं जो शायद अलकायदा के मेंबर रहे हैं या उनको कर रहे हैं, तो ये व्यवस्थाएं, बड़ा देश है तो, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके बदलाव ज़रूर आएगा। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि बदलाव आए, शायद बदलाव आएगा। सर, यूपी में उपचुनाव होने हैं, जो 2024 का नतीजा आया यूपी के लिए वो अप्रत्याशित था, खुद उम्मीद नहीं थी, बीजेपी को भी शायद उम्मीद नहीं थी कि इतनी बुरी स्थिति होने वाली है। अखिलेश यादव का PDI काम किया, ये कहा गया कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से टिकट का बंटवारा किया, बड़ा स्ट्रैटेजिकल तरीके से किया, उसका फ़ायदा हुआ, और बीजेपी की अपनी कमज़ोरी रही। क्योंकि ये तो दिखता है ना कि जिस तरह से आपको इतने वोट मिल सकते हैं, आप तीसरी बार चुनाव लड़ने गए थे, तो बाकी लोगों को क्यों लोगों ने वोट नहीं किया, बीजेपी के सांसदों को? ये सवाल तो उठेंगे। टिकट बंटवारे में भी गड़बड़ी थी, और इसके अलावा शायद ये सोच लिया था कि मोदी जी के नाम पे वोट पड़ जाएगा तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है हमें। ये सारे फैक्टर्स थे। क्या
इस उपचुनाव में जिन 10 सीटों पे होने वाले हैं, सबसे ज़्यादा इसमें बीजेपी की साख दांव पे है। क्या उस कमी को पूरा किया जाएगा? क्या इसको उपचुनाव की नज़र से नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि ये एक तरह का टेस्ट होगा इस बार? देखिए, मैं उपचुनावों को किसी भी व्यवस्था का इंडिकेटर नहीं मानते। बीजेपी पहले तो गंभीरता से मुझे लगता है लड़ती भी नहीं थी उपचुनावों को बहुत। सबको पता है इन 10 चुनाव के पूरी इधर भी उधर परिणाम आने के बाद भी सरकार नहीं बदलने वाली है। हाँ, यूपी गवर्नमेंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा विषय ये है कि हमारी पार्टी संगठन कैडर बेस पार्टी है। चुनाव हम पूरी शिद्दत से संजीदगी से लड़ते हैं। कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी फौज है, उन सब के बाद हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो व्यवस्थाओं में जो कर जो गलतफहमियाँ, जो अफवाहें फैलाकर जो चुनाव लड़ा गया, उसमें हम विश्वास ना रखते। हो सकता है कुछ लोग कामयाब हो जाएं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि काट के घोड़े पर चढ़कर दौड़ नहीं जीती जा सकती, और काट की हांडी बार बार चढ़ती भी नहीं है। वो अफवाहों का दौर था, लोगों ने पार कर लिया। अब लोगों को पता चला क्या हुआ, कौन सा संविधान बदल गया, जब मोदी जी ने कहा है कि मेरे जीते जी आरक्षण को कोई बदल नहीं सकता। और ये व्यवस्था आज़ादी के बाद से आज तक चली आ रही, तो कभी भी नहीं बदलेगी। और अगर कभी बदलेगी तो सबके साथ लेकर बदलेगी। अभी कोई उसका प्रश्न चिन्ह ही नहीं है, बदलने की सोच ही नहीं है, बदलने का सवाल ही नहीं है। हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने, मोदी जी ने कभी इस विषय पर विषय ही नहीं उठाया कि हम संविधान को या आरक्षण की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। कभी नहीं कहा उन्होंने कहा हम इसको और मजबूती से लागू रखेंगे। जब तक आपकी पायदान की सीढ़ी पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक आरक्षण का फ़ायदा ना हो जाए, हम इस व्यवस्था को नहीं बदलने जाएंगे, ये मोदी जी ने कहा है। लेकिन सर, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया क्रीमी लेयर को लेके, इसको लेकर सरकार क्या करेगी? क्योंकि हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया कि वो कोई बदलाव नहीं करेगी इसमें, लेकिन अब जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो पिछड़ी जातियां हैं वही एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रही हैं, वो कह रही हैं कि हाँ ये लागू होना चाहिए, नहीं, तो बड़ा ही अजीब सी स्थिति है। इसमें क्या टेक है आपका? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है कि क्या होना चाहिए। उनकी राय को न्यायपालिका और बाकी व्यवस्थाएं और अलग ढंग से देखती हैं, और जो हमारी विधायिका है, विधायिका जन समर्थन के बात देखते हुए या जनता का क्या मूड है, जनता क्या चाहती है, विधायिका उसका प्रतिनिधित्व करती है। तो जन सामान्य के मूड को पढ़कर कोई फैसला विधायिका लेगी, और वही हम लेंगे कि इस देश की जनता क्या चाहती है। यह हमारा सवाल है। सर, आप बचपन से आरएसएस से जुड़े रहे हैं। अभी 2024 के चुनावों में ऐसा लगा कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरह से नड्डा जी ने कहा कि अब हम बहुत बड़ी पार्टी बन गए, अब हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, तो आरएसएस इस बात पे नाराज़ भी हुआ। आप आरएसएस के भी करीबी हैं, शुरू से जुड़े रहे हैं, पार्टी में तो आप हैं ही। आपको क्या लगा, कुछ वाकई कुछ चीज़ें ठीक चल रही हैं, कुछ गड़बड़ हो गया है दोनों के बीच में कुछ? आरएसएस वहाँ खड़ा है एक सामाजिक संगठन के रूप में, राजनीतिक रूप भारतीय जनता पार्टी है। जो लोग आप कहेंगे साहब आरएसएस के लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, स्वागत है। और भी लोग आते हैं, कांग्रेस के लोग भी तो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, और पार्टियों के लोग भी तो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, आरएसएस एक सामाजिक संगठन है, जिसका मूल मंत्र, जो हमारा जो भाव जो मुझे दिया गया था जब मैं के गीत एकल गीत होता था कि तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की माटी तुझे कुछ और भी दूँ। जब ये भाव का स्वयंसेवक जब उठ खड़ा होता है तो वो देश की बात करता है, वो किसी पार्टी की धर्म की बात नहीं करता। इसलिए ये भ्रम फैलाने वाले जो लोग हैं ना, ये नहीं। अच्छा, ये भी उस समय प्रचारित किया गया कि योगी जी को बदल दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, और ये कहा गया कि जो बीजेपी यहाँ पे सीटें नहीं हासिल कर पाई उत्तर प्रदेश में, उसमें इस नैरेटिव का भी बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि यूपी में एज अ सीएम योगी जी बहुत पॉपुलर हैं। तो लोगों के मन में जब गाँव में ये बातें गई तो लोगों को लगा कि अरे बाबा को बदल देंगे, तो इसने भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट किया। देखिए, कभी किसी भी हमारे पार्टी के नेता ने, हाँ, किसी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था ये, तो अरविंद केजरीवाल की अपनी क्या है, उनकी क्रेडिबिलिटी, अपनी क्रेडिबिलिटी तो वो खो चुके हैं, इसीलिए तो दिल्ली में नहीं जीत पाए और इसीलिए जेल में है।
तो उनके वक्तव्य पर हम चर्चा करें, क्यों अपना समय खराब करें? हमारी पार्टी के किसी नेता ने कभी कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, कभी ऐसा वक्तव्य नहीं दिया, तो हम अरविंद केजरीवाल जी के स्टेटमेंट कमेंट करने के लिए यहाँ नहीं बैठे। ठीक है सर। अच्छा सर, ऐसा लगा कि जब ये इलेक्शन के बाद 2024 के चुनावों के बाद कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी में कुछ तनातनी चल रही, कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी के बीच में, क्या ऐसी कुछ चीज़ें थीं, कुछ ऐसा था कि कोई खिंचाव, कोई चीज़ें, कोई पार्टी में कोई दिक्कत प्रदेश स्तर में? आप कह रही हैं कि मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इनके बीच में कुछ विषय थे। अच्छा ये बताओ, ये विषय अगर कहीं मेरे और आपके बीच में हम इस कमरे से बाहर निकलने के रास्ते ढूंढेंगे, तो आप कहेंगे राइट वाले गेट से निकल जाइए, मैं कहूँगा लेफ्ट वाले गेट से निकल जाइए। लेकिन ये व्यवस्थाएं रखने की व्यवस्था क्या समाजवादी पार्टी में है? क्या बहुजनवादी समाजवादी पार्टी में है? क्या कोई मायावती जी के खिलाफ ये बोल सकता है कि खड़े होकर अपनी आवाज़ भी ऊंची कर सकता है? परिवारवादी पार्टी हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं हमारी पार्टी में। अगर आप कह रहे हैं ऐसा है, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी अपने ह्यूमन नेचर है, मनुष्य के नेचर में मतभेद ना हो, हाँ। मनभेद ना हो, लेकिन मतभेद तो बिल्कुल हो सकते हैं और होने भी चाहिए। इंटेलेक्चुअल ह्यूमन बीइंग का इंटेलेक्ट ये कहता है कि हर चीज़ पर मतभेद होने चाहिए, कि दो रास्ते हो सकते हैं, हर चीज़ के दो रास्ते हो सकते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, एक बीमारी के इलाज के भी दो तरीके हो सकते हैं। वो कहेगा मैं इस गोली से ठीक करूँगा, वो कहेगा मैं इस गोली से ठीक करूँगा। तो इससे आप क्या कहेंगे? क्या डॉक्टरी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे क्या? सर, जो उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा में भी अभी चुनाव होने, हरियाणा की भी तारीखों का ऐलान हो गया है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी को हटाकर नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। क्या इस बार जेजेपी से अलग होने के बाद हरियाणा में आप वो सफलता हासिल कर पाएंगे जो 2019 में हासिल की थी? क्योंकि मुश्किलें हैं, ये दिख रहा है, तभी मुख्यमंत्री बदलना पड़ा था। देखिए, मुख्यमंत्री के बदलाव को आप एक स्वाभाविक प्रक्रिया देखें, लेकिन सर आखिर के 5 महीने 4 महीने पहले बदले जाएंगे तो सवाल तो उठेगा ना। देखिए, राजनीतिक आकलन हुआ होगा, बड़े लोगों ने फैसला किया होगा, मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, ना मेरी काबिलियत है उस पर कमेंट करने के लिए। उस वक्त की जो भी परिस्थितियाँ होंगी, जो भी आकलन होगा, जो भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट होंगी, जो भी राजनीतिक फैसले लिए जाने होंगे, पार्टी के हमारे बड़े लोग बैठते हैं, उस पर चिंतन करते हैं और फैसला करते हैं कि किसकी जिम्मेदारी कहाँ हो। तो उसे आप यूँ कहें कि इसलिए हटाया गया, उसलिए हटाया गया, वो तो उस वक़्त जो जज लोग बैठे जिन्होंने फैसला किया, उस वक़्त के लोगों ने उचित फैसला लिया होगा, जो हरियाणा के हित में भी हो, पार्टी के हित में भी हो, वो फैसला लिया गया होगा। अच्छा सर, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी का और अखिलेश यादव का साथ आना क्या बीजेपी के लिए चुनौती है आगे भी? क्योंकि इस बार तो बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया इंडिया अलायंस ने यूपी में। क्या 2027 में भी कुछ देख रहे हैं इसके लिए कुछ परेशानी हो सकती है? कोई नैतिक बेस ना हो, जिस गठबंधन की कोई नीयत साफ ना हो, जिस गठबंधन का कोई मंजिल ना हो। क्या मंजिल है? प्रधानमंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना। कौन बनेगा ये जिस दिन तय करना हो जाएगा, उसी दिन जूतम बाजार हो जाएगा। तो जिनकी कोई, अच्छा फिर कोई जो उनकी विचारधारा है वो कहीं नहीं मिलती। सबकी अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। तो ऐसे लोग कितने समय तक साथ हैं? उनकी मंजिल वहाँ तक है कि दोनों चलकर कुछ विरोधाभास पैदा कर दें, बस उनकी मंजिल यहाँ तक है। उस मंजिल को नतीजे तक ले जाने की सोच उनकी नहीं है। तो ऐसे लोग लंबे नहीं चल पाएंगे। गठबंधन नहीं चलेगा आपको लगता है लंबा? आप पिछला इतिहास देख लें, पिछला इतिहास देख लें, कितने गठबंधन इन लोगों के चले। जब तक चलते चलते ये सोच आई कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, वहीं ख़त्म हो गए। कभी ममता जी भाग जाती हैं, कभी केजरीवाल कुछ कह जाते हैं। तो ये तो आधा अधूरा है, बंगाल में है नहीं, पंजाब में नहीं है, दिल्ली में है, किस तरह का इंडिया अलायंस बनता है, समझ में नहीं। का गठबंधन है ये। सर आप लोकसभा में रहे होंगे जब राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने, उसके बाद एक एज अ एलओपी जो राहुल गांधी का व्यवहार रहा है उसको आप किस तरह से आंकते हैं? क्योंकि इस तरह का कभी भी व्यवहार किसी भी एलओपी की तरफ से देखा नहीं गया। जो भी हम लोग तो बाहर से तस्वीरें देख रहे थे, वीडियोस देख रहे थे, जिस तरह से वो सांसदों को भड़काते हैं, जिस तरह से शोर मचाने के लिए प्रेरित करते हैं, जो उनका एटीट्यूड होता है, जो चीज़ें होती हैं, आप वहाँ पर खुद मौजूद रहे, आपने देखी है वो चीज़, आपका क्या आकलन है? देखिए, मेरा सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, मैं उन दोनों तीनों घटनाओं का स्वयं साक्षी हूँ।
जब वो जाकर प्रधानमंत्री जी के गले पड़े थे। अच्छा, तब भी आप मैं तब भी, उस और दिन थे? उन दिन तो मैं प्रधानमंत्री तो जी वहीं से तीन पिछली सीट सेंसर- पर ही बैठा था, मैं मंत्री पूरे भी था, सेशन में, हाँ। तो एक रो छोड़कर पीछे की सीट पर बैठा था। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा भैया गले में लो लेकिन गले पड़ो गले तो पड़ो मत, मत। उसका भी मैं गवाह हूँ। थोड़ी थोड़ी देर में उठ के पता जाने कहाँ जाते हैं, क्या करके आते हैं, कहीं से आते ही फिर कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिनका कोई सिर पैर ही नहीं होता। इस बार तो हमें हंसी आ रही थी, कहाँ शिव जी को ले लिया, कहाँ कौन सी व्यवस्था उठा ली, कोई सिर पैर नहीं था, कोई तालमेल नहीं था, कोई अच्छा, वो क्यों सामंजस्य नहीं दिखाते था। हैं कि वो बहुत बड़े हिंदू हैं, शिव भक्त हैं? जो शिव भक्त होता है उसको दिखाना नहीं पड़ता है कि मैं शिव भक्त हूँ? आपने बहुत बड़ी बात कह दी। कोई भक्त देखना मेरी श्रद्धा आप में है, मेरी श्रद्धा भगवान में है, उसके लिए दिखावे की जरूरत क्यों है? जहाँ जिनमें नहीं होती वो जरूर दिखावा वो करते जरूर हैं। दिखाना पड़ता है। जिनको अपना प्रूव करना होता है, अपनी सिंसियरिटी, अपनी लॉयल्टी, तो वो जरूर दिखाते हैं। और वही सिंसियरिटी लॉयल्टी जो पीछे खड़े हुए लोग ताली बजाते हैं ना, वो भी समझते हैं कि हंसी की बात कर रहे हैं ये, लेकिन उनकी मजबूरी है क्योंकि पार्टी के लीडर हैं। लेकिन इस बार का उनका व्यवहार एक LOP के नाते, अब तक वो एक पार्टी के सांसद थे, सांसद के नेता होंगे और उसके रूप में बोलते थे। LOP एक जिम्मेदार पद है, कैबिनेट रैंकिंग का पद है, उस पद पर रहकर उनका व्यवहार बहुत संजीदगी का रोल मॉडल व्यवहार होना चाहिए, जो वो नहीं कर पाए। मैं समझता हूँ उन्हें करना चाहिए था, उनको और गंभीर होना चाहिए था, उनको और फोकस्ड होना चाहिए था, उनको और टू द पॉइंट होना चाहिए था। जिस विषय पर बात चल रही है उस विषय पर चर्चा होनी चाहिए थी। खुला मंच है, आप कुछ भी का चर्चा कर सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं, इससे बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था कोई भी बात आप विषय, लेकिन सीमाओं में, संवैधानिक लैंग्वेज, उस सब की गरिमा, उस सदन की गरिमा, भारत के लोकतंत्र की गरिमा, उन सबको ध्यान में रखते हुए उनका व्यवहार होना चाहिए था, जो उनका व्यवहार में कमी देखी। सर, मैं जब कई लोगों से मेरी बात हुई, मैंने बताया कि मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, पॉडकास्ट आपके साथ करने, तो जो नोएडा एक्सटेंशन से जुड़े लोग हैं उनके मन में बड़ी दुविधाएं हैं, बड़ी परेशानियां हैं। NBCC हालांकि अब उस प्रोजेक्ट को पूरा कर रहा है, लेकिन कहीं प्रोसेस हो रहा है, अभी प्रोसेस नहीं शुरू हुआ है, कहीं रजिस्ट्री फंसी हुई है, कहीं अभी उनको पोजीशन नहीं मिल रहा है, कहीं अभी काम अधूरा है। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि ये कब पूरा होगा, कब जो लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई इतनी लगाई हुई है, कब उनको घर मिलेंगे, कब उनकी समस्याएं ये दूर होंगी? क्योंकि आप खुद जनवरी में गए थे, आप खुद जुड़े रहते हैं, इसीलिए आपसे ये सवाल कर रहे हैं सर। देखिए, मैंने आने के बाद मन बनाया इस बार की जीत के बाद खास तौर पर कि मैं अपनी सारी राजनीतिक सामाजिक सारी ताकत का एक बड़ा हिस्सा अपने उन ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों के हितों में लगाऊंगा, चाहे वो उनकी रजिस्ट्री का मामला हो, चाहे उनके ट्रैफिक जाम का मामला हो, चाहे बिल्डर बायर की समस्या हो, चाहे AOA के गठन की समस्या हो। मैंने ये तय किया है कि मैं अपनी पूरी ताकत वहाँ पर लगाकर उनके हितों का संरक्षण करूँगा। सर, अब आपने सोचा है तो ज़रूर हो जाएगा। सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, इतना समय हमें देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।